Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I'm going to discuss one sample paper which is prescribed by CBSE and जो आपका ये पेपर है वो 2022-23 से लिया मैंने sample paper. This is for class 11 financial markets management. Right. So आपके पेपर में total 24 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी. 24 में से आपको 17 अटेम्प्ट करने हैं. राइट. जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा 30 मार्क्स का. सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, ये 30 मार्क्स का है. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 में से 6 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है आपका क्वेश्चन नंबर 1. राइट. सो हर क्वेश्चन जो है इट विल कैरी 1 मार्क. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन ग्रूमिंग एज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. सो ग्रूमिंग का मतलब क्या है? ग्रूमिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट एंड मेकिंग, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ look neat, tidy and clean. Neat कॉमा करके लिख सकते हो, tidy and clean. Now question number part 2. It is the habit or practice of keeping ourselves clean. तो ये 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं. इन 4 में से जो करेक्ट है इट इज पर्सनल हाइजीन. थर्ड, स्टेटस बार इज at the bottom of the window. Right. Now, which shortcut key do we use to make text bold? Text bold के लिए कौन सी shortcut key है? It is Control plus B. Fifth part पे आते हैं. It is then dash is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and make profit in return. So कौन कस्टमर्स के नीड्स को फुलफिल करता है विद न्यू आइडियाज? एंटरप्रेन्योर. सिक्स्थ पार्ट, दिस बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर अ गुड और प्रोडक्ट बट ओनली फैसिलिटेट द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द फिनिश गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द बायर. सो इसका मतलब है ये उस बिजनेस की बात की गई है जहाँ पे गुड्स जो गुड्स नहीं बनाता है बट मार्केट में गुड्स को लेकर आता है ताकि वो सेलर बायर तक पहुंचा सके. तो इट इज ट्रेडिंग बिजनेस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2. यहाँ पे 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने और इधर भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का. फर्स्ट पार्ट इज द फैक्टर विच गवर्न इंटरेस्ट रेट आर मोस्टली इकोनॉमी रिलेटेड एंड आर commonly referred to as macroeconomic factors. Excluding, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है. द करेक्ट आंसर इज लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स बोरिंग. ठीक है. तो वो फैक्टर जो काफी इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है और उसको मैक्रो इकोनॉमिक, इट इज रेफर टू एज मैक्रो इकोनॉमिक. एक्सक्लूडिंग, तो बाकी जो 3 है वो मैक्रो इकोनॉमिक है लेकिन हमें वो बताना है जो मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है, एक्सक्लूडिंग वाला बताना है. सो इट इज लेवल ऑफ इन्वेस्टर बोरिंग. पार्ट 2, dash are a specialized form of mutual funds, okay, that invest in extremely short-term fixed income instruments and thereby provide easy liquidity. So तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं. म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है एंड लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है. सो इट इज मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, व्हाट विच आर द सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट इन. तो शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिक्योरिटीज में शेयर्स आ गया
bonds, debentures, government securities, right? Then units of mutual funds, units of mutual funds and derivative products. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्शन द सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो सेबी जो है इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और किस सेक्शन में एस्टेब्लिश हुआ था? अंडर सेक्शन 3। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, नहीं तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992, right? Fifth part, the primary market provide the channel for sale of new securities. They may issue the securities at a premium. तो सिक्योरिटीज को कब बोला जाता है कि दे आर इशूड एट प्रीमियम? जब वो फेस वैल्यू से अबव में इशू। सो द राइट आंसर इज अबव द फेस वैल्यू। सिक्स्थ पार्ट, it is when an unlisted company make either a fresh issue of securities or offer for sale of its existing securities or both for the first time to public। तो अनलिस्टेड कंपनी है, उसने कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में आज तक ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, तो वो कंपनी जो है फ्रेश इशू कर रही है सिक्योरिटीज की, या एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज है उसको भी फर्स्ट टाइम जो है इशू कर रही है टू द पब्लिक। So it is IPO, initial public offering. Now, it is basically a process used in IPOs for efficient price discovery. तो price discovery के process किससे होता है? Through the book building. Now question 3, you have to answer 6 out of 7. यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। So, what is the floor price in case of book building? फ्लोर प्राइस जो है वो मिनिमम प्राइस होता है बेटा, राइट? तो it is a minimum price at which bids can be made. Second part, it is shorter version of the prospectus. तो ये 4 ऑप्शन में से शॉर्टर वर्जन का आंसर है। शॉर्टर वर्जन मतलब प्रोस्पेक्टस का ब्रीफ व्यू, इट इज अब्रिज्ड इज अ शॉर्टर वर्जन। और इसमें क्या क्या होता है? सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ओके, थर्ड पार्ट इज, थर्ड आपका है it is a physical certificate, right, evidencing ownership of American Depository shares. So the answer is ADR. ADR physical certificate है, ठीक है, and इस जिसके पास भी जिस भी इन्वेस्टर के पास ये सर्टिफिकेट होता है तो इसका मतलब he is the owner of American Depository shares. Now, what are the depositories in India? ये बहुत important है क्वेश्चन। So it is NSDL and CDSL. So CDSL, sorry. So NSDL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल, इसका तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट? देन CDSL क्या है बेटा? इट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। Now what is NEAT? नीट। इसका मैंने जो वीडियो में आपको बता भी रही थी, एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो भी मैंने आपको बताया था कि नीट क्या है। NSE जो है वो फर्स्ट एक्सचेंज है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है ट्रेडिंग के लिए। तो उसका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसी को
नीट बोला जाता है. सो द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द NSE, इट इज कॉल्ड एज नीट, राइट. सो पेपर में आपसे कई बार अभी तो ये वाला पूछा है, लेकिन फुल फॉर्म भी आ सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट, राइट. सो यू शुड ऑल्सो नो एक्रोनिम की भी फुल फॉर्म आपको आ सकती है. सो नीट की अगर फुल फॉर्म पूछते हैं पेपर में, सो इट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. Okay. Now, sixth part of the question is, yes, yeah, just a second, beta. So, sixth part आपका क्या है? It is a professionally managed type of collective investment scheme that pools from money from an investor and invest in stock, bonds, short-term market, money market instrument or other securities. तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड आंसर है. म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होता है. ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना जितने भी सेविंग्स हैं उसको पूल करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उनके पैसे को, इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट. सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं. तो यहाँ बड़े सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी सेविंग्स क्या करते हैं, दे गिव टू दिस कंपनी, और ये कंपनी आगे इन्वेस्टर्स की सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कुछ ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी सिक्योरिटीज में. नाउ सेवेंथ पार्ट इज, म्यूचुअल फंड इन इंडिया फॉलोज अ 3 tier स्ट्रक्चर. तो ये इनमें से जो राइट ऑप्शन आपकी है, इट इज ए, स्पॉन्सर, ट्रस्ट एंड AMC. नाउ क्वेश्चन फोर में आपको अगेन 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ और 5 आपको करने हैं. हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है. सो ट्रस्टी किसको अपॉइंट करते हैं टू मैनेज इन्वेस्टर मनी? इट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी. देखो, अभी मैंने आपको बताया था 3 tier है म्यूचुअल फंड का. ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना, स्पॉन्सर, फिर ट्रस्ट एंड देन एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो स्पॉन्सर कौन होते हैं? जिसको आइडिया आता है कि ठीक है, दे सेट अप दी म्यूचुअल फंड और ट्रस्ट. और जो ट्रस्टीज होते हैं वो ट्रस्ट किसको अपॉइंट करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो इन्वेस्टर की मनी को मैनेज करती है. देन कम्स सेकंड पार्ट, it invests in stock comprises indices such as Nifty 50, which is a broad-based index comprising 50 stocks. तो ये जो है किसको फॉलो करता है? ये इंडेक्स फंड्स की बात हुई है. इंडेक्स फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करता है? उन स्टॉक्स में कंप्राइजिंग इंडिसेस सच एज निफ्टी 50. तो जो निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 में जो बड़ी बड़ी 50 कंपनीज हैं उसके स्टॉक्स हैं. ठीक है. सो इंडेक्स फंड्स क्या करता है? सिंपली इट फॉलोज दी निफ्टी 50. तो उसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? जो इंडेक्स फंड्स है, दे डू नॉट डू द रिसर्च और लुक फॉर द स्टॉक्स वेयर दे हैव टू इन्वेस्ट. दे सिंपली follow the trend what is going in Nifty 50. Now define arbitrage funds. Arbitrage funds कौन से funds होते हैं? जो funds which invest simultaneously in the cash and derivative market. So funds which invest simultaneously in the cash and derivatives market. Okay, right. And it take the advantage of the price differential of a stock in the cash and derivative segment. Now, fourth part is an index ETF is one where the underlying
इज एन इंडेक्स। ठीक है, सो जो भी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 में होता है ETF उसको फॉलो करता है। नाउ हु कैन इशू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB भी बोलते हैं इसे। इट इज इशूड बाय RBI on behalf of Government of India, right? And it is distribute किसको करते हैं, issue कौन करता है, RBI। and distribute how it is distributed, it is distributed through agents, जैसे banks हो गए, designated post office हो गया। now sixth part, these are the funds which invest money in debt instrument such as short term long term bonds, government securities, corporate paper etc। तो ये यहाँ डेप्ट फंड्स की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पे 6 में से 5 करने हैं एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो व्हाट इज FMP? FMP का मतलब है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ठीक है, ये एक क्लोज एंडेड डेप्ट फंड है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इट इज अ क्लोज एंडेड डेट फंड। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इट इज अ प्रोसीजर बाय विच द इन्वेस्टर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन्फ्लेशन हैज इरोडेड हिज रिटर्न। सो द राइट आंसर इज इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन वो प्रोसीजर है जिसमें इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है फ्रॉम द फैक्ट कि इन्फ्लेशन हैज इरोडेड हिज रिटर्न। थर्ड पार्ट में आते हैं, AMF that is Association of Mutual Fund is it is the industry in India which was incorporated in the year 1995। So it is the industry association for the mutual fund। फोर्थ पार्ट में आते हैं, what do you mean by SWP? तो SWP stands for Systematic Withdrawal Plan। राइट, सो हेयर इन्वेस्टर क्या करता है, वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है और कुछ मनी जो है विड्रॉ करता है रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, द इन्वेस्टर हु आर लुकिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन विल इन्वेस्ट थ्रू ग्रोथ प्लान। अगर इन्वेस्टर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो ही शुड इन्वेस्ट इन विच काइंड ऑफ, he should invest through which plan, growth plan। सिक्स पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेटिंग रिटर्न्स विद इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट डेट्स बिकम इजियर यूजिंग दी, आपको चार में से एक सिलेक्ट करना है, फंक्शन इन स्प्रेडशीट। इट इज XIRR। नाउ 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हैं, 5 आपको करने हैं एंड फर्स्ट हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, so it measures the extent to which scheme returns deviate from its own past standard। तो आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पेपर में जब भी आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, राइट ऑप्शन इज C और पूरा वर्ड लिखेंगे साथ में, स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक दिस। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इज यूनिक टू अ कंपनी। थर्ड part, which while maturity influences the price risk in a debt security, a more scientific approach would be to consider standard deviation। Fourth part, for which all mutual fund schemes do we use Sharpe ratio? It can be used for debt schemes as well as equity schemes। Okay, fifth part पे आते हैं, so it is a measure of the fund manager's performance। Right answer is D part।
Sixth part, between two fund managers of competing diversified equity shares, the one with higher alpha is considered to have delivered better risk-adjusted returns. Now, section B में subjective type questions हैं. Let's go to that section. So 7 to 11 आप देख रहे हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से हैं ये वाले, और 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, राइट. सो हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 मार्क्स का है. 7th पे आते हैं. ऑल द फैमिली मेंबर्स कम टुगेदर फॉर अ फंक्शन, डिवाइड वर्क अमंग्स देम एंड वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज सक्सेस. तो जब भी कोई घर में फंक्शन होता है तो सारे मेंबर्स मिलके काम करते हैं, आपस में वर्क डिवाइड करते हैं. सो हाउ विल डू यू डिफाइन टीम वर्क. टीम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? टीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो हर टीम का कोई गोल होता है अचीव करने का. सो प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इज टीम वर्क. सो आप लिखोगे प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Networking is getting to know people, staying in touch with them over time, and using their knowledge and skill in a way that it helps both the parties. So networking skills involve two very important skills. Name them. तो अगर networking के benefits इस statement में बताएं कि अगर networking है तो आप लोगों को जान पाते हो, connections बनाते हो, ठीक है, और उनकी knowledge use करते हो आपस में एक दूसरे की. So networking skill में दो important skills हैं, आपको वो दोनों skills बताने हैं. First is listening with attention, right. ठीक है, इससे क्या होता है? अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं तो इट शोज दैट यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, एंड आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. राइट द फीचर्स ऑफ एनी टू हेडर, फिर फुटर एंड पेज नंबर. हेडर क्या है? ये टॉप पार्ट होता है पेज का, और फुटर इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, राइट. सो हेडर जो है वो इट अपीयर्स, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ पेज, और फुटर जो है बॉटम, अपीयर्स इन दी बॉटम. ठीक है, और दोनों जो हैं दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन एवरी पेज. तो हर पेज पे आपको एक ही जगह पे, हर प्लेस पे जो है ये इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, देन कम्स पेज नंबर. पेज नंबर ये भी आप जो है फुटर में आप यू कैन पुट द पेज नंबर, राइट. और अगर आपको टाइटल डालना है डॉक्यूमेंट का तो टाइटल आप कहाँ डाल सकते हो? हेडर पे डाल सकते हो. ओके, पेज नंबर कहाँ आता है? यहाँ, ये भी बॉटम पे आता है. नाउ क्वेश्चन 10. परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स. Running an enterprise or a business involves many failure. How does perseverance helpful for the entrepreneur? तो perseverance का मतलब होता है never giving up attitude. कोई भी challenges आए हारना नहीं है. You have to continuously move on. ठीक है, keep going basically. So आपको बताना है कि परसिवरेंस कैसे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है. सो एंटरप्रेन्योर को अपने फेलियर्स ओवरकम करने होते हैं. ही हैज टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, ही हैज टू कीप गोइंग. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो है अगर वो परसिवरेंस को क्या कहते हैं उससे बेसिकली, कि अगर वो इफ ही नेवर गिव्स अप तो हाउ इट हेल्प्स हिम? तो इट ही विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, मोटिवेटेड. Now, question 11. Entrepreneurs solve many different types of problem in their day-to-day operation. Suggest how do they overcome the problem. So, कैसे वो अपने problems को solve करते हैं? He has to critically think when faced with a problem. Critically, entrepreneur has to critically think. ठीक है, सिर्फ
टेंशन लेके या एक ही बार में बात को बार बार सोच के कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो इसलिए ही हैज़ टू एनालाइज द सिचुएशन प्रॉपरली, ही हैज़ टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, कि एंड रिसर्च अबाउट द रीजन फॉर द फेलियर, और ही हैज़ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 16, ये 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 करने हैं एंड यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस available for investment? There are two types, physical and financial assets, where one can invest. फिजिकल एसेट्स कौन से हो गए बेटा? आपके गोल्ड, रियल एस्टेट, ठीक है, ये हो गया आपका गोल्ड, हो गया रियल एस्टेट। और फाइनेंशियल एसेट्स कौन से हो जाते हैं आपके? जैसे फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, एफडीज, राइट, शेयर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। Now question 13, how do you get confirmation of trade done on a particular day on behalf of the client by a trading member? So contract note जो है, ठीक है, आपका ट्रेड जो है क्लाइंट के बिहाफ पे कौन करता है? मेंबर करता है। तो जब ट्रेडिंग मेंबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है क्लाइंट को, तो एक तरह से ये कंफर्मेशन है कि ट्रेड हैज बीन डन ऑन अ पर्टिकुलर डे बाय अ ट्रेडिंग मेंबर। नाउ क्वेश्चन 14, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की जगह नोट कर लो, इट इज नॉट नोट्स। क्वेश्चन 14, द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द बेंचमार्क इंडेक्स एंड द इंडेक्स फंड is known as tracking error. Write down its characteristics. So पहला तो आप ये लिख सकते हो कि ट्रैकिंग एरर है क्या? इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेली रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स, राइट, एंड द एनएवी ऑफ द स्कीम। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। जस्ट अ सेकेंड, या तो कई बार इंडेक्स वन जैसे किसी इंडेक्स को निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट किया होता है कि जो रिटर्न्स निफ्टी 50 दे रहे हैं वही इंडेक्स वन दे, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन द रिटर्न्स विच आर जनरेटेड बाय द एनएससी एंड द रिटर्न्स जनरेटेड बाय इंडेक्स फंड्स। तो उस डिफरेंस को ही स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोला जाता है। सो ट्रैकिंग एरर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द डिफरेंस, सॉरी। सेकंड आप ये बोल सकते हो कि ट्रैकिंग एरर क्या है? वेरिएंस है बिटवीन डेली रिटर्न ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स एंड एनएवी ऑफ द स्कीम। सो क्वेश्चन 15, व्हाट आर कैपिटल गेन टैक्सेशन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड? कैपिटल गेन टैक्सेशन का देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन लिखिए, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लगता है एट 15% प्लस सेस एंड सरचार्ज। लेकिन एलटीजीसी है, यहाँ पे ओवर 1 लाख विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 1% प्लस सेस एंड सरचार्ज। तो अगर 1 लाख से ओवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके हो गए 1 लाख से अबव, so over 1 lakh it will be taxed. Question 16, standard deviation measures the extent to which the scheme returns deviate from its own past standards. How is it calculated and what does it indicate? So this can be easily calculated using the spreadsheet function STDEV, ठीक है। So high standard deviation
वुड मीन स्कीम जो है वो काफी डेविएट कर रही है फ्रॉम द पास्ट, दैट इज इट इज मोर रिस्की। तो ये जो है STDEV, दिस इज स्प्रेडशीट फंक्शन। which is, you know, so it can be used to calculate the deviations. Now 17 to 19 आपको 3 में से 2 करने हैं, और every question carries here 3 marks। 17th पे आते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर डिफाइंड विद देयर यूनिक फीचर्स। तो आपको स्पेसिफाई करने हैं, फर्स्ट इज मैच्योरिटी, देन कूपन एंड प्रिंसिपल। तो ये मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि डिटेल मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं, राइट। सो कूपन का आपको मतलब पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को बोलते हैं, जो बोरोअर जो है वो लेंडर को देता है। प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट बोरो किया गया है। मेच्योरिटी क्या है, कि मेच्योरिटी रेफर्स टू द डेट जब बॉन्ड मेच्योर होगा। ओके, now mutual funds primarily deal in investor money, therefore a clear structure is laid out to ensure proper governance। तो म्यूचुअल फंड इज अ 3 tier स्ट्रक्चर। तो ये भी आपके ऊपर MCQ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट इज स्पॉन्सर, फर्स्ट ईयर, देन comes your trust, and then asset management company। राइट, ओके 20 पे आते हैं। यहाँ पे 20 से 24 5 क्वेश्चंस हैं, और आपको कोई भी 3 करने हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, राइट। 20 पे आते हैं, व्हाट प्रिकॉशन वन मस्ट टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये देख लेना चाहिए कि ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ डील नहीं करना चाहिए। तो ब्रोकर का देखना है कि ही शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है। और जब भी इन्वेस्टमेंट की है थ्रू ब्रोकर, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाना चाहिए, राइट। और साथ में ये भी देखना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। तो ये जो रिस्क लिया गया है इन्वेस्टर ने बाय इन्वेस्टिंग द मनी, क्या वो रिस्क मैच करता है रिस्क टॉलरेंस से। एंड जो भी मार्केट में रूमर्स होते हैं उससे मिसलेड नहीं होना चाहिए, राइट। डोंट बी मिसलेड बाय रूमर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाउ डू यू डिस्क्राइब इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स रिस्क पिरामिड। तो रिस्क पिरामिड में जो इंडेक्स फंड है वो सबसे लीस्ट रिस्की है। फिर आ जाता है दिस योर लार्ज कैप फंड्स, मॉडरेट रिस्क होता है, राइट। और मिड कैप फंड्स में हाई रिस्क होता है। देन सेक्टोरल फंड्स रिस्कीएस्ट होते हैं। तो ये मैंने टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन 22, ट्रेडिशनली इंडियंस आर नोन टू बी बिग बायर्स ऑफ गोल्ड। सबको पता है कि पहले लोग गोल्ड बहुत खरीदते थे, ट्रेडिशन होता था, गोल्ड जो है सेफ माना जाता था, क्योंकि गोल्ड प्राइस डिफिकल्ट होते हैं मैनिपुलेट करने में, तो ट्रांसपेरेंसी होती थी। अब गोल्ड ETF क्या है, दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ETF जो इन्वेस्ट करता है गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज में।
और इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देता है टू डाइवर्सिफाई हिज इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट एसेट क्लास अदर देन इक्विटी और डेट। हाउ विल यू डिस्क्राइब गोल्ड ईटीएफ को आपको डिफाइन करना है। तो एक नया न्यू एज प्रोडक्ट है ये, ठीक है। सो जो गोल्ड ईटीएफ्स हैं, राइट, इसको जी ईटीएफ्स भी बोलते हैं। दे हैव सर्टेन एडवांटेजेस, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर जो है गोल्ड ईटीएफ में यूनिट्स खरीदता है, और ये जो यूनिट्स हैं दे आर बैक्ड बाय गोल्ड। सो जिस और जितने भी यूनिट्स इन्वेस्टर को मिलते हैं वो एक्चुअली में दे आर एज गुड एज गोल्ड। इन्वेस्टर को वरी करने की जरूरत नहीं है कि ये गोल्ड अगर फिजिकल फॉर्म में जैसे पहले रखते थे तो चोरी हो जाता था, लॉकर चार्जेस भी लगते थे, क्वालिटी भी चेंज हो जाती थी फैशन के अकॉर्डिंगली, जो है डिज़ाइन चेंज हो जाता था गोल्ड का, ठीक है। सो लेकिन अब गोल्ड ईटीएफ है तो इन्वेस्टर जो ये पेपर फॉर्म्स में होता है, राइट, और इन्वेस्टर जो है ही मे सेल द यूनिट्स इन द मार्केट एंड सो दे आर मच मोर कन्वीनियंट, और इन्वेस्टर को वेल्थ टैक्स नहीं पे करना है, राइट। So these are the certain benefits. Question number 23. Investor often get confused between above mentioned dividend payout, dividend reinvestment and growth option. Three options which he has to choose while investing in mutual fund units. तो ये जो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑप्शन है वो कंफ्यूज हो जाता है इन्वेस्टर की कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। These options have to be selected by the investor at the time of purchasing the units. And many a times investor feel that the dividend reinvestment option is better. और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या लगता है कि ये जो सेकंड ऑप्शन है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट वाली वो बेटर है देन अ ग्रोथ, ठीक है। ये तीन है ऑप्शन, उसमें से लग रहा है ऑप्शन 1, 2 एंड 3, तो उसको लग रहा है 2 ऑप्शन बेटर है। हाउ विल यू एनालाइज एंड सजेस्ट द बेस्ट ऑप्शन। सी ग्रोथ ऑप्शन किसके लिए है, जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, राइट। सो जैसे अगर कोई इन्वेस्टर है वो ये चाह रहा है कि उसकी कैपिटल बढ़े तो वो ग्रोथ ऑप्शन प्लान ऑप्ट करेगा, तो ही वुड नॉट रिक्वायर अ रेगुलर इनकम, राइट। लेकिन कोई इन्वेस्टर है वो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेता है, सो उसको व्हाई ही विल प्रेफर डिविडेंड पे आउट रेशियो। हेयर ही विल नॉट गेट एनी मोर नंबर ऑफ यूनिट्स बट ओनली उसको डिविडेंड मिलता है रेगुलर बेसिस में। तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन से एक रेगुलर इनकम उसको चाहिए, जो उसको रेगुलर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इन्वेस्टर क्या करता है, वो जो डिविडेंड उसको मिलता है उसको कहीं दोबारा से री इन्वेस्ट कर देता है, राइट। सो जो यंग होते हैं उनके लिए तो ग्रोथ ऑप्शन वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो कैपिटल उनकी धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बढ़ जाती है। सो तो इसलिए इन्वेस्टर को देखना है कि डिविडेंड पे आउट कब चाहिए, जब उनको रेगुलर इनकम चाहिए। डिविडेंड ग्रोथ ऑप्शन जब वो कैपिटल एप्रिसिएशन उनको चाहिए। और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कब बेटर है, कि जब वो इन्वेस्टर जो है वो चूज करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है डिविडेंड ओवर अ पीरियड ऑफ अगेन। ओके, नाउ last question. There are 4 parameters to take a combined view of the risk and return for better investment decisions. आपको चारों वो बतानी है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी ये, क्योंकि हम डिटेल में चैप्टर में कर चुके हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग द नेम। और अगर आपने नहीं आपको ये पता कि क्या है तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द चैप्टर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, राइट। And the fourth one is sorry, ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये वाली it is JEN, right. I will be covering
with this our sample paper is over. I'll be coming with more videos with more sample papers so that you can get an idea कि किस तरह के questions जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, right? So अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, I will request you to subscribe the channel and hit the like button. Also do share with your friends so that they can also take the benefit of the content. Thank you for watching the video.